कुछ साल पहले तक दुनिया भर में एक ही नैरेटिव था कि 21st सेंचुरी में अगर किसी दो डेमोक्रेसीज की सबसे स्ट्रॉन्ग दोस्ती बन रही है तो वो थी इंडिया और अमेरिका की। A strong resolve to make America great again. 2019 में होडी मोदी इवेंट ने ये मैसेज दिया था कि अब मोदी और ट्रंप दो नेशंस के बीच एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी ने ह्यूस्टन में ट्रंप के लिए लाइनें भी बोली थी। अब की बार ट्रंप सरकार। और उस वक्त पूरी दुनिया ये समझ बैठी कि अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय इंडिया ही होगा। 2020 के दौरान डिफेंस डील्स साइन हो रही थी, एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ रहा था और चाइना के एक्सपेंशन के खिलाफ दोनों कंट्रीज एक कॉमन स्टैंड ले रहे थे। And you are truly proud to be American, and we are proud to have you as Americans. लेकिन 2025 आते आते ये दोस्ती एक अलग मोड़ पर आ गई है और अब ये रिश्ता सवाल बन गया है, जवाब नहीं। अब तक इंडिया को यूएस का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता था, लेकिन ट्रंप की स्टेटमेंट्स में अब इंडिया को एक ट्रेड चीटर और नॉन रेसिप्रोकल पार्टनर कहा जा रहा है। We don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. ट्रंप ने डायरेक्ट एक्यूज किया है कि इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर हाई ड्यूटीज लगाता है और खुद के प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री यूएस में एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद ट्रंप ने जो मूव लिया है वो अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका बन गया है। 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, लाइक जेनरिक मेडिसिन, IT प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स और सोलर पैनल्स पर। Sweeping 50% tariff on Indian imports. जबकि पाकिस्तान के लिए वही प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 19% तक टैरिफ रखा गया है। Imposed a 19% tariff on Pakistani exports. और देख लो, टैरिफ भी उन इंडस्ट्रीज पर लगाए गए हैं जो इंडिया के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक बैकबोन बन चुकी थी। और इस डिसीजन के बाद तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक नए ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई है, जिसे एनालिस्ट यूएस इंडिया ट्रेड वॉर 2.0 कह रहे हैं। टैरिफ का फर्क ये बताता है कि यूएस अब इंडिया को अपना प्रायोरिटी पार्टनर नहीं समझता और पाकिस्तान, जो पहले साइड लाइन्स पर था, अब वापिस वाशिंगटन की गुड बुक्स में आता दिख रहा है। Between Pakistan, I love Pakistan. कैसे, आगे बताता हूँ। अब तक मोदी गवर्नमेंट ने कोई अग्रेसिव पब्लिक रिटेलिएशन नहीं किया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने सिर्फ कंसर्न एक्सप्रेस किया है और WTO में भी फॉर्मल कंप्लेंट ही फाइल की गई है, लेकिन ना कोई रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज हुआ और ना ही पब्लिक लेवल पर यूएस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया। इंटरनल पॉलिसी सर्कल्स में भी काफी ज्यादा डिबेट्स चल रही हैं। एक रिपोर्ट आई है कि मोदी शायद अगले मंथ यूएस विजिट करे इसी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने आखिर ये कदम क्यों उठाया है, क्यों इंडिया को लेकर इतना ज्यादा एग्रेसिव है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेड बैलेंस का मसला है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है? सियासी और स्ट्रेटेजिक सर्कल्स का मानना है कि ये टैरिफ एक डायरेक्ट पनिशमेंट है इंडिया की रशिया और चाइना के साथ क्लोजनेस की वजह से। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में रशियन ऑयल लेना बंद नहीं किया, 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a जबकि वेस्ट ने रशिया पर फुल स्केल सैंक्शंस लगाए हुए हैं। Retaliation for Western sanctions which have targeted Russia's bank. एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक 1.75 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इसके अलावा सारा साल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 तक इंडिया ने रशिया से कुल मिलाकर लगभग $38 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। ये पैसा इतना ज्यादा है कि इससे ये साफ पता चलता है कि रशिया का तेल इंडिया के लिए और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, बल्कि इंडिया ने यूरोप में रिफाइंड रशियन ऑयल एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। यानी इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप जैसी मार्केट्स में ज्यादा पैसों में बेचता है। और ये बात है जो ट्रंप को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रही। ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो वो एक तरह से रशिया को फंड कर रहा है कि वो अपनी वॉर मशीन यूक्रेन पर चलाता रहे, जिसकी वजह से हर दिन लोग अपनी जान दे रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि इंडिया फिर से ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को रिवाइव कर रहा है। ये पोर्ट इंडिया के लिए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों पर बहुत ही अहम है, जिसकी वजह से इंडिया अपनी ट्रेड को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक फैला सकता है। लेकिन अमेरिका इस पर नाराज इसलिए है क्योंकि ईरान पर यूएस की तरफ से सैंक्शंस लगे हुए हैं और वो नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ डील करे। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ट्रंप मोदी को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन लीडर के रूप में नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि इंडिया
इंडिया सिर्फ यूएस के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में ही चले। इस पूरे सिनेरियो में सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट स्लोगन अब डेंजरसली ईगो ड्राइवन पॉलिसी बन गया है। अगर किसी कंट्री ने अमेरिका की लाइन से हटकर अपनी सोवरेन फॉरेन पॉलिसी चलाई तो उसको पनिश किया जाएगा। पहले ये चाइना के साथ हुआ है, फिर यूरोपियन यूनियन और अब इंडिया के साथ हो रहा है। ट्रंप की सोच बाइनरी है, या आप उसके साथ हो या खिलाफ। और इंडिया जो पिछले कुछ सालों में मल्टी एलिगमेंट की तरफ गया था, अब उस बाइनरी थिंकिंग का विक्टिम बन गया है। एक रीसेंट कैंपेन रैली में तो ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड ही कह दिया था। Donald Trump claims that Indian economy is dead. क्योंकि वो अमेरिका के रूल्स के खिलाफ जा रहा है। उसके बाद एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनीज को भी इंडिया में इन्वेस्ट करने से डिस्करेज किया जा रहा है। H1B वीजा रूल्स को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है, जिससे इंडियन IT प्रोफेशनल्स की एंट्री ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई है। एंड यूएस के पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स भी इस पॉलिसी के पीछे है। फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। यूएस के अंदर जेनरिक मेडिसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से ही आता है, जिससे वहाँ के ट्रेडिशनल फार्मा जायंट्स को काफी ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब जाके उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि किसी न किसी तरीके से इंडियन फार्मा जायंट्स को रोका जाए। साथ ही एप्पल जैसी टेक कंपनीज ने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड करना शुरू की थी, लेकिन ट्रंप ने उन्हें साफ तरीके से कह दिया है, यानी एप्पल के CEO को कहा है कि हम नहीं चाहते कि तुम आईफोन की प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट करो। एप्पल दुनिया की वैल्यूएबल कंपनी है, तुम इंडिया को छोड़ो, यूएस में काम करो। I don't want you building in India. You can build in India. इसके अलावा यूएस के इंडिया पर रशियन ऑयल ब्लेम पर इंडिया ने भी रिसेंटली इस फैसले को अनफेयर और अनजस्टिफाइड कहा है। वोकल फॉर लोकल की बात करने से स्वदेशी का मंत्र को भारत का कहना है कि तेल लेना एक नीड है और ये डिसीजन मार्केट की कंडीशन पर बेस्ड होता है, पॉलिटिक्स में नहीं होता। इंडिया का कहना है कि ये उनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इन नए टैरिफ का असर इंडियन एक्सपोर्ट्स और GDP दोनों पर बहुत बुरा पड़ सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हर साल इंडिया अमेरिका को $86.5 बिलियन यानी 7.2 लाख करोड़ के आसपास का माल एक्सपोर्ट करता है। अब इस माल पर अगर 50% टैक्स लगा दिया जाए तो ये कमर्शियली वेबल फायदे का सौदा तो नहीं होगा ना। ज्यादातर एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि वो सिर्फ 10 से 15% तक का कॉस्ट बढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 50% टैक्स तो उनके लिए नामुमकिन है। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जहाँ इंडिया की 18% तक की एक्सपोर्ट्स जाती है और ये एक्सपोर्ट GDP का 2.2% हिस्सा है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 25% तक का टैरिफ भी इंडिया की GDP को 0.2% से 0.4% तक गिरा सकता है और ग्रोथ 6% तक नीचे गिरने का खतरा है। बड़ी बात यह है कि क्या मोदी सरकार रशिया से तेल लेना बंद करेगी या फिर वो अपना रुख मजबूती से बनाए रखेगी चाइना, रशिया और ईरान के साथ। ऑन दी अदर हैंड, अफगानिस्तान से अमेरिका के विड्रॉल के बाद पाकिस्तान फिर से यूएस के नजदीक आ रहा है। ये कनेक्शन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गेस्चर नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक अलायंस का एक पहला और बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अमेरिका के रीसेंट विजिट की। ये विजिट सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, बल्कि इसकी बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। जब आर्मी चीफ जैसे टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स का अमेरिका जाना होता है तो इसका ये साफ मतलब है कि दोनों मुल्क अब अपनी मिलिट्री और डिफेंस टाइज को मजबूत करना चाहते हैं। इस विजिट में दोनों तरफ ने डिफेंस कोऑपरेशनल और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर खास तवज्जो दी है। मींस के पाकिस्तान को अब अमेरिका से एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी मिलने जा रहे हैं, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी हद तक इनहेंस कर देंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स के तहत दोनों मुल्क टेररिज्म और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजीज को मजीद बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री और यूएस की मिलिट्री के बीच कोलैबोरेशन भी रीस्टैब्लिश हो रही है, जो पहले अफगानिस्तान से रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से कम हो गई थी। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने विजिट के दौरान यूएस के सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरीला की रिटायरमेंट सेरेमनी भी अटेंड की और साथ ही एडमायरल ब्रैड कूपर के साथ मिलकर फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंज पर भी काफी ज्यादा वक्त तक डिस्कशंस होती रही। एंड पाकिस्तान ने एक ऐसी डील भी साइन की है जो उसके लिए एनर्जी और इकोनॉमिक फ्रंट पे एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बात हो रही है यूएस पाकिस्तान ऑयल रिजर्व्स डील की, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट 31 जुलाई 2025 को ट्रंप ने खुद की थी। इस डील में सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि यूएस की कंपनीज अब पाकिस्तान के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगी। मतलब जो एरियाज अभी तक सिर्फ जियोलॉजिकल मैप्स तक लिमिटेड थे, जैसे इंडस बेसिन और बलूचिस्तान के कुछ रीजन्स, उनमें अब ग्राउंड लेवल पर काम होगा। इसका मतलब ये है कि यूएस और पाकिस्तान ज्वाइंटली ऑयल रिजर्व्स को लोकेट
एग्जैक्ट और प्रोसेस करेंगे, यानी अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल के ज़खायर को तलाश किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मदद मिलेगी जैसे पाइपलाइंस, रिग्स और टेक्निकल ट्रेनिंग, ये सब यूएस की तरफ से ही होगा। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं? अब तक के कंफर्म डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के पास 234 से 353 मिलियन बैरल्स तक के प्रूवन रिजर्व्स हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काफी कम है। ये रिजर्व्स सिर्फ 1 से 1.5 साल के डोमेस्टिक ऑयल डिमांड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ सर्वेज स्पेशली ऑफशोर इंडस बेसिन में ये इंडिकेट किया गया है कि यहाँ 9 बिलियन बैरल्स तक का रिकवरेबल ऑयल हो सकता है। लेकिन याद रहे, ये प्रूवन नहीं है, एस्टिमेटेड पोटेंशियल है। अब इस डील से पाकिस्तान की एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो सकती है। आज भी पाकिस्तान अपने ऑयल का 85 to 90% ऑयल इंपोर्ट करता है, जो उसके ट्रेड डिफिक्ट और डॉलर क्राइसिस की बड़ी वजह है। अगर ये ऑयल रिजर्व्स काम कर गए तो एक तो ऑयल प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाएगी और साथ ही साथ पाकिस्तान बाकी मुल्कों को भी तेल बेचना शुरू कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का $5 बिलियन का एनुअल एक्सपोर्ट यूएस को होता है और यूएस से इंपोर्ट भी $2.1 बिलियन का होता है। अब जैसे कि पाकिस्तान पर सिर्फ 19% ही टैरिफ लगाया गया है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगी और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी काफी कम हो जाएगा। बट सोचने वाली बात यह है कि ट्रम्प अचानक से साउथ एशिया पे फोकस क्यों करने लग पड़ा है? क्या रीजन हो सकती है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूएस चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को अपना बना रहा है। शायद ऐसे ही कुछ हो। चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के आसपास बहुत बढ़ गया है, खासकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और मिलिट्री कोऑपरेशन के थ्रू। यूएस के लिए अगर चाइना को चेक करना है तो पाकिस्तान को अपनी साइड पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को लिमिट किया जा सके, खासकर साउथ एशिया में। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ट्रम्प की स्ट्रेटजी में पहले इंडिया को ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में ट्रीट करना था, लेकिन इंडिया के ग्रोइंग एलिगमेंट विद रशिया और ईरान, तो ट्रम्प ने फिर पाकिस्तान के साथ ही अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की स्ट्रेटजी अपनाई। एक्चुअली पाकिस्तान की जो लोकेशन है वही बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट का समझ लो एक ब्रिज है। अगर यूएस अपने इंटरेस्ट को साउथ एशिया में मेंटेन करना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना ही होगा। चाइना ने अपनी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू अपना इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया हुआ है। यूएस को लगता है कि अगर ये एक्सपेंशन बढ़ेगा तो चाइना ग्लोबल पावर बन जाएगा, जो आगे जाके यूएस के ग्लोबल लीडरशिप को चैलेंज भी कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी साइड पे रखना यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी हो गया है। इस वजह से ही तो यूएस ने पाकिस्तान को ट्रेड डील्स ऑफर की है, खासकर टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर्स में, ताकि पाकिस्तान को चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से फ्री रखा जाए। एक तो इससे पाकिस्तान को इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स मिलते हैं और यूएस का भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा। देखो भाई, दिस इज जियोपॉलिटिक्स। यहाँ कौन किसका दोस्त और कब दुश्मन बन जाए कोई पता नहीं चलता। दोस्ती और दुश्मनी काफी बार शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स के बेसिस पर ही बन जाती है। ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। ये सब प्रैग्मेटिक होते हैं, ना कि इमोशनल या आइडियोलॉजिकल। कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से शेप करते हैं और ये इंटरेस्ट वक्त के साथ साथ बदल जाता है। आज जो कंट्री आपका दोस्त है वो कल को आपका दुश्मन भी बन सकता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब।